हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर चैनल इंटर साइंस क्लासेस। और हम लोगों ने कल जो है कि यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। हम लोग 10th क्लास का ज्योग्राफी भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, जल संसाधन। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कर ली है। यहाँ तक कल हम लोगों ने कर लिया था, तो आज के क्लास में हम लोग इसके आगे करेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत में जल संरक्षण, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया था आपको, आई थिंक। हाँ, ये बता दिया था टांका। चलिए एक बार टांका को देख लेते हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। टांका क्या होता है? टांका मतलब टैंक ही होता है। चलिए एक बार देख लेते हैं। टांका टैंक होता है, इसका मतलब टांका एक पारंपरिक तकनीकी का थार रेगिस्तान में प्रयोग किया जाने वाला पानी का एक बड़ा गड्ढा है। जैसे गड्ढा टंकी होता है ना, वैसे टांका ज़मीन में खोद दिया जाता है, ठीक है। कहाँ? तो राजस्थान थार रेगिस्तान में। इसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है तथा बाल्टी की मदद से बाहर निकाल कर उपयोग में लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है और फिर बाल्टी से निकाला जाता है और उपयोग में लाया जाता है। यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ही बनाए जाते हैं। टांका सामान्यतः गोलाकार ही होता है, लेकिन वर्तमान में चौकोर टांके भी बनाए जाते हैं। तो टांका बेसिकली होता है क्या, समझ सकते हैं? कुआं है। कुआं और टांका में क्या अंतर है कि कुआं के जो चारों तरफ जो है ईंट की दीवार बना दी जाती है, लेकिन इसमें दीवार वगैरह कुछ नहीं बनाया जाता, बस गड्ढे खोद दिए जाते हैं और उसमें वर्षा जो आता है, बारिश जो होती है, उसका पानी इकट्ठा होता है और फिर उसी से जो है उसका इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा टांका। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ, तो यही है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए, मैं वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु, वो जो टांका है उसमें क्या होता है, वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनाता है। तो टांका जो है उसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, जो अगले साल तक, वर्षा ऋतु तक वहाँ पे पानी एकत्रित रहता है और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब बहुत बड़ा जो है गड्ढा किया जाता है, जैसे कि तालाब आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए पालर पानी क्या होता है। दैट इज इम्पोर्टेंट, आपने कभी पढ़ा नहीं है पालर पानी। एक मिनट। पालर पानी देखिए क्या होता है। यह पानी का एक रूप है। वह पानी जो सीधे बरसात से हमें बारिश द्वारा प्राप्त होता है और वह धरातल पर बहते हुए नदी, तालाब आदि के माध्यम से रोका जाता है। उसको क्या बोलते हैं? पालर पानी। पालर पानी मतलब कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये बारिश द्वारा प्राप्त होता है और फिर इसको क्या किया जाता है? धरातल पर बहते हुए नदी, तालाब आदि के माध्यम से रोका जाता है, ठीक है। नदी या तालाब के माध्यम से जो पानी को रोका जाता है, वो जैसे आपके यहाँ जो अगर तालाब होंगे तो उसमें जो पानी इकट्ठा होगा वो बारिश का ही होगा, उसको आप पालर बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा पानी पालर पानी कहलाता है। वर्षा का पानी जो भूमिगत टैंकों में जमा होता है, पीने योग्य पानी है, इसे पालर पानी कहा जाता है। तो ये इसको पी भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन कौन? जो टैंकों में इकट्ठा हुआ है, तालाब वाला नहीं पी सकते हैं। जो टैंक में इकट्ठा किया गया है उसको पी सकते हैं, इसको नहीं। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में इसका क्या महत्व है? ये हमारे यहाँ नहीं होता है, शुष्क क्षेत्रों में होता है। शुष्क मतलब जहाँ बारिश कम होती है। यह पेयजल का मुख्य स्रोत है, ये पालर पानी। इसी को लोग पीते हैं, पेयजल, पीने योग्य पानी। जब अन्य सभी स्रोत सूख गए हो तब इसका इस्तेमाल होता है। इसे पेयजल का शुद्धतम रूप माना जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे शुद्ध पानी क्या होता है, तो आप एक लाइन में बोलिएगा वर्षा का पानी, रेन वाटर। रेन वाटर जो होता है बहुत शुद्ध पानी होता है, ठीक है, एकदम प्योर होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो इसको इकट्ठा किया जाता है और फिर पिया जाता है। गर्मियों में ये टैंक भूमिगत कमरों और उनसे जुड़े कमरों को ठंडा साफ रखते हैं। तो गर्मियों में क्या होता है, ये टैंक जो है भूमिगत कमरों, मतलब भूमिगत, जैसे राजस्थान में जाइएगा
या फिर गर्म शुष्क क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ लोग भूमि में जो है घर बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो ठंडा रह सके, ठीक है। आगे देखिए, हमारे देश में जल का अभाव बढ़ने का कारण, तो हमारे देश में दिन प्रतिदिन जल का अभाव होते जा रहा है, इसके कारण क्या है? तो एक तो है भारत जो है मानसूनी जलवायु का देश है। मानसूनी मतलब भारत में जो है हमेशा बारिश नहीं होता, और मानसून जो है कभी बढ़िया आता है कभी नहीं आता। जैसे आपने देखा हो पिछले 2-3 सालों से बारिश ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये एक कारण है सबसे बड़ा। दूसरा, कई बार मानसून असफल होने से जल की कमी, हाँ वही 2 सालों से 3 सालों से मानसून असफल ही चल रहा है, बारिश नहीं हो रही है। हमारे यहाँ बारिश कैसे होती है? मानसून से। देखिए मैं बताता हूँ, फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया आपका भारत का दक्षिणी हिस्सा। इधर आप जाइएगा तो आपको मिलेगा हिंद महासागर, इधर मिलेगा अरब सागर, और इधर मिलेगा बंगाल की खाड़ी। तो जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, जैसे गर्मी का भी दिन चल रहा है, तो अभी हमारे यहाँ लो प्रेशर होगा, ठीक है, ये मैं कभी डिटेल में बताऊँगा। तो इधर से जो है हवाएं तेज तेज चलती है, और चूंकि ये सब नदी है, सागर है, तो इसके ऊपर का जो होता है हवा, उसमें नमी होती है, और वो जब भारत में आता है तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट पर्वत है इससे टकराता है, और ये जो इधर आपने सुना होगा चेरापूंजी में जाकर घुस जाता है, तो वहाँ पे फंस जाता है। फिर इस तरह बारिश होती है हमारे। अब बस आने वाला ही है, बारिश का मौसम आने वाला ही है, ठीक है। चलिए, सिंचाई के जल की मांग में तीव्र वृद्धि। सिंचाई मतलब खेत को सिंचित करने के लिए, खेत को पटाने के लिए तीव्र वृद्धि, मतलब जल है ही नहीं, बारिश हो ही नहीं रहा, तो सिंचाई का जल कहाँ से निकाल रहे हैं लोग? भूमि से निकाल रहे हैं। आगे देखिए, औद्योगिक क्रियाओं के कारण भूमिगत जल स्तर का गिरना, और जो भी औद्योगिक क्रियाएं होती है, मतलब फैक्ट्री में जो भी क्रियाएं होती है, उसमें जो है जो जल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे भूमिगत जो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है। शहरीकरण की गति में वृद्धि के कारण जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव, और शहरीकरण भी में वृद्धि हो रही है, गति में वृद्धि, जिस कारण संसाधनों पर क्या दबाव बढ़ता जा रहा है। आगे देखिए, बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण, तो ये सब कारण है जिससे हमारे देश में क्या हो रहा है? जल का जो है अभाव बढ़ रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो अब है अधिक सिंचाई के नकारात्मक प्रभाव। अगर आप सिंचाई अधिक करते हैं तो क्या उसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। सिंचाई भी करना है उतना ही जितना कि जरूरी हो, ठीक है। देखिए क्या हो सकता है, तो इससे मिट्टी की लवणीकरण जैसे बड़े पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो जिस पानी को आप खेत में डालते हैं उसमें क्या होता है? उसमें नमक होता है। तो अगर आप सिंचाई की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो आपकी जो भूमि है उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वो क्या हो जाती है? लवणीय हो जाती है, और उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, मतलब वो उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो इसीलिए सिंचाई भी एक सीमा में रह के, जैसे आप पंजाब में अभी ऐसी समस्या चल रही है कि वहाँ की जो भूमि है वो लवणीय हो गई है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा धान की खेती करते हैं और सिंचाई के माध्यम से करते हैं। तो ये एक इसका साइड इफेक्ट है, नकारात्मक प्रभाव है। दूसरा, इससे मिट्टी की उर्वरता, हाँ तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी, और इससे पानी की कमी भी हो जाती है। पानी की कमी तो होगी ही होगी। तो ये कारण है इसके। आगे देख लेते हैं, बस ये हमारा लास्ट स्लाइड है, इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चंस है, बहुवैकल्पिक प्रश्न। नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत करें। तो आप लोग इसको करिएगा, ठीक है। जो फंसेगा वो हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया है? तो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपने आंसर भी दे दिया है, देखिए ना यार, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ जल संसाधन। यहाँ जल संसाधन खत्म होता है, और हम अगले क्लास में मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ, इसी जियोग्राफी के ही या फिर किसी और बुक के। तो आई होप कि आप सब बढ़िया से पढ़ रहे हैं और वीडियो को अंत तक देखा करिए। थैंक यू वेरी मच।